नमस्कार दोस्तों। क्रेडेंट टीवी के इस बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम डियर साहित्यकार में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि हैं वे अपने आप को समालोचक और अकादमिक कहते हैं। वे हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत जाने पहचाने हैं। एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है और बड़ी रोचक बात यह है कि उन्होंने बार-बार अपने ट्रैक बदले हैं। मैं पहले उनका नाम बता दूं आपको या पहले उनका काम बताऊं? चलिए नाम भी पहले बता दूं। आज हमारे अतिथि हैं हिंदी आलोचना के सुपरिचित हस्ताक्षर डॉक्टर माधव हाड़ा। मैंने अभी ये कहा था कि वे बार-बार अपना ट्रैक बदलते रहे हैं, तो जरा इस बात को उन लोगों के लिए साफ कर दूं जिन्हें उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं हो जितनी जरूरी है। असल में डॉक्टर हाड़ा ने हिंदी आलोचना में एक जोरदार दस्तक दी थी अपनी किताब तनी हुई रस्सी पर से। इस किताब में उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता का बहुत गहरा विश्लेषण किया था और इसके बाद इसी काम को उन्होंने जारी रखा कविता का पूरा दृश्य इस किताब में। इन दोनों किताबों की बहुत चर्चा हुई और इनमें से जो पहली किताब है तनी हुई रस्सी पर, उसे राजस्थान साहित्य अकादमी का बहुत प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भी मिला। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि डॉक्टर हाड़ा एक बेचैन आत्मा है। जब हिंदी कविता के क्षेत्र में वे एक जाने माने और प्रतिष्ठित आलोचक हो गए और उनकी बात को बहुत ध्यान से और सम्मान से सुना जाने लगा, तो उन्होंने अपना ट्रैक बदला और वे मीडिया और साहित्य के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करने में जुट गए। और तब उनकी एक किताब आई, सीढ़ियां चढ़ता मीडिया। इस किताब की भी खूब चर्चा हुई। इतनी चर्चा हुई कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से नवाजा और तब हिंदी जगत डॉक्टर हाड़ा को एक मीडिया विशेषज्ञ के रूप में जानने लगा। लेकिन डॉक्टर हाड़ा की बेचैनी यहीं नहीं थमी। इसके बाद जब सारा हिंदी जगत समकालीनता से आक्रांत है और उसका सारा सोच, सारा कर्म समकालीन साहित्य पर ही केंद्रित है, तब डॉक्टर हाड़ा अचानक एक मध्यकालीन कवियत्री मीराबाई की तरफ मुड़े और फिर उनकी एक बहुत चर्चित किताब आई, पचरंग चोला पहर सखीरी। यहीं मैं ये भी बता दूं कि अभी बहुत जल्दी, कदाचित इसी महीने में, इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी आने वाला है। और इस किताब में उन्होंने मीरा के समय और उनके व्यक्तित्व का जिस तरह विश्लेषण किया, विद्वानों ने माना कि उस तरह से पहले किसी ने नहीं किया था। जब वे मीरा पर काम कर रहे थे, शायद उन्हीं दिनों हमारे यहाँ एक फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी, चर्चा और उसको लेकर विवाद, पद्मावती। और उस फिल्म से डॉक्टर हाड़ा पद्मिनी के चरित्र की तरफ आकर्षित होते हैं और वे उस पर काम करने लगते हैं। आजकल डॉक्टर हाड़ा शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में एक फेलो के रूप में पद्मिनी पर ही काम कर रहे हैं। यहीं मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर हाड़ा ने वर्षों राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पढ़ाया और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वे हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। डॉक्टर हाड़ा, आपका इस चर्चा में हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं कि अभी आप जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलोशिप पर काम कर रहे हैं, तो वो किस विषय पर काम कर रहे हैं? धन्यवाद अग्रवाल सर। मैं अग्रवाल सर ही कहता हूँ। ये ऐसा मैत्री का संबंध है अग्रवाल साहब से, बहुत पुराना, जिसकी कोई मतलब, जिसको किसी एक संज्ञा में
कहना बहुत मुश्किल काम है। और अग्रवाल साहब ने जो इतना लंबा परिचय दिया है, ये जो विभिन्न चरण है, इन सब में अग्रवाल साहब की भी निर्णायक भूमिका रही है। मैं अपना लिखा पढ़ा सबसे पहले अग्रवाल साहब को दिखाता पढ़ाता रहा हूँ, और मैंने उनसे सीखा भी बहुत है। खास बात ये है, जैसा मैं अभी हूँ, जैसा थोड़ा बहुत, उसके होने में उनकी भी बड़ी निर्णायक भूमिका है। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से ये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वे स्वयं एक बहुत सक्रिय स्तंभकार और कथा आलोचक हैं, और दिशाएं मतलब क्या, मैंने ही नहीं बदला। चर्चा आप पर ही केंद्रित रहे तो अच्छा है, मुझ पर मत रहा। हाँ, उन्होंने भी बदला है। मुझे लगता है कि वे एक कथालोचक के रूप में विख्यात थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान एक स्तंभकार के रूप में, एक यात्रा वृत्तांतकार के रूप में बना ली है। मैं उनके सवाल का जवाब दूं उससे पहले उनकी 2 नवीनतम किताबों का जिक्र करना चाहता हूं जो अभी आई है। मैं आपको दिखाता हूं। एक किताब है समय की पंचायत, शायद उल्टी दिख रही होगी ये, है? और दूसरी किताब है जो देश हम बना रहे हैं। ये दोनों किताबें मुझे लगता है कि हमारे समय पर बहुत अच्छी और बहुत विस्तृत और गहरी टिप्पणी है। अब मैं उनके उत्तर का जवाब। धन्यवाद। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि आपको मैं माधव कहूं या प्रोफेसर हाड़ा कहूं, लेकिन मुझे लगा कि इस औपचारिक चर्चा को औपचारिक ही रखा जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बड़ा प्रयत्न पूर्वक हाड़ा नहीं नहीं, साहब मुझे कहकर लगता है कि संबोधित कर रहा चर्चाएं हूं। अनौपचारिक हो तो कुछ अर्थपूर्ण निकलता है। क्यों ने हम लोग, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको अंतिम बार हाड़ा साहब कब कहा होगा। तो दरअसल ये एक ऐसा विषय है जो संवेदनशील भी है और विवादास्पद भी है, जिस पर इन दिनों में काम कर रहा हूँ। दरअसल इतिहास में भी और साहित्य में भी इस प्रकरण की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन इस पर गंभीरता से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। हमारी अपनी एक देशज परंपरा भी है बहुत लंबी, और झांसी से पहले से पद्मिनी रत्न सेन विषयक ऐतिहासिक कथा काव्य की। लेकिन विडंबना यह है कि इतिहासकारों ने और साहित्य के विद्वानों ने इस परंपरा को अनदेखा किया। जैसा होता है, इन रचनाओं को बहुत अपरिपक्व और दकियानूसी किस्म की रचनाएं मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन ये हमारी अपनी सांस्कृतिक, हमारे समाज की अपनी भाषा में उनका इतिहास भी है। ये अभी काम कर रहे हैं, किन निष्कर्षों पर पहुंचेंगे ये अलग बात है, लेकिन ये काम निरंतर जारी है। अभी हमने ये देखा है कि आरंभिक पहले वर्ष में कि ऐतिहासिक कथा काव्य की हमारी अपनी एक बहुत लंबी परंपरा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सभी खेतों में एक जैसी फसलें नहीं होती। तो यूरोप का इतिहास अपने ढंग का इतिहास है, और हाँ, हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ, हमारी अपनी सांस्कृतिक जरूरतों से पैदा हुआ इतिहास हमारे ढंग का इतिहास है। हम उसको यूरोपीय मानकों पर कसकर खारिज करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। तो मैं कोशिश कुल मिलाकर हमारे अपने इतिहास की जो परंपरा है, हमारे अपने इतिहास का जो ढंग है, उस पर इन रचनाओं को परखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाड़ा साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी दी, और इसी क्रम में मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि मीरा पर आपने जो काम किया उसका भी थोड़ा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, मीरा ऐसी कवियत्री है जिसकी लोक में व्याप्ति भारतीय मध्यकालीन कवियों से, भक्त कवियों से सबसे अधिक, बहुत व्याप्त, लोक में व्याप्त कवियत्री।
तो मीरा की रचनाओं में जोड़ बाकी बहुत हुआ। हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने सपने, हमारी अपनी आकांक्षाएं, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे अपने सुख दुख, धीरे धीरे हमने सब उसमें जोड़ दिए। क्योंकि मीरा का कोई ऐसा दस्तावेजी पाठ उपलब्ध नहीं था। श्रुति परंपरा से चली आती हुई कविताएं थी, और कभी वो दस्तावेज बनती, दस्तावेज से फिर स्मृति में जाती, फिर स्मृति से दस्तावेज बनती, और ये एक परंपरा चली आ रही थी। तो धीरे धीरे हम जैसे लोग हैं, हमने अपनी अपनी मीराएं गढ़ डाली, अपनी अपनी तरह की कई मीराएं गढ़ डाली। तो हमने कोशिश की कि हम मीरा को इतिहास के बरक्स रखकर, लोक स्मृतियों के बरक्स रखकर, बरक्स के असमानांतर रखकर ये देखें कि उनमें मीरा कितनी बची हुई, मीरा जो असल मीरा रही होगी वो कितनी मीरा है। और इसके लिए आग्रह पूर्वक हमने लोक स्मृतियों को भी लिया है, धर्माख्यानों को भी लिया है, ओखाणों को भी लिया है, मीरा से संबंधित सारी जनश्रुतियों को भी लिया है, और इन सब के बीच में एक मीरा तलाशने की कोशिश हमने की। और ये मीरा कमोबेश मुझे लगता है कि उस मीरा के आसपास होनी चाहिए जो 15वीं-16वीं शताब्दी में एक सक्रिय मनुष्य स्त्री थी। ये मुझे भी हड़ा साहब आपकी किताब को पढ़कर और आपसे बात करते हुए लगा कि आप मीरा को एक सक्रिय और जीती जागती स्त्री के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि एक जो उसका मिथकीय रूप हमारे सामने लोकप्रिय माध्यम और अन्य विद्वान रखते हैं। और ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है कि आप उसे एक मनुष्य के रूप में देखते हैं और उसी रूप में सामने भी लाते हैं। मैं यहाँ से जरा अपने प्रश्नों को मोड़ना चाहूंगा, और मैं यहाँ आना चाहूंगा कि आपने जब उल्लेख कर ही दिया कि हम लोग न जाने कितने वर्षों से साथ हैं, तो आप आधुनिक कविता का इतना गहरा अध्ययन कर रहे थे और अब आप आधुनिक साहित्य से लगभग किनारा कर चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ? कुछ बताएं। मुझे मतलब मैं विश्वविद्यालय में रहा तब भी मुझे लगा कि आधुनिक साहित्य पर, बल्कि समकालीन साहित्य पर टिप्पणी थोड़ी जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि उसका रूप तय होना, उसका स्वरूप तय होना अभी बाकी है। जैसे आप करते हैं, तो आप मुझे लगता है साहित्य पर टिप्पणी नहीं करते, आप समय पर टिप्पणी करते हैं। आपकी दोनों तीनों किताबें जो लोकप्रिय हुई, समय का आज और जो देश हम बना रहे हैं और समय की पंचायत, तो मुझे लगता है कि आप टिप्पणी कर रहे हैं, उन समय पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मुझे साहित्य पर टिप्पणी करनी थी, और साहित्य का कोई रूप इतना जल्दी तय नहीं होता। मुझे लगता है उसमें समय लगता है। मतलब आप लगे कि एक कवि पर उसके एक कविता संकलन या एक उपन्यास पर आप यदि टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी उसका दूसरा उपन्यास आना बाकी है। आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो निष्कर्ष वो लेखक, वो उपन्यासकार, वो कथाकार उनको गलत साबित करता है। और कोई उपन्यासकार अपने संबंध में निकाले गए निष्कर्षों को गलत साबित नहीं करता है
तो वो सही मायने में उपन्यासकार या कथाकार भी नहीं है। उसे करना भी चाहिए, अपने को तोड़ना भी चाहिए, अपने को छोड़ना भी चाहिए, और अच्छे कथाकार अपने को तोड़ते छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका काम थोड़ा मतलब अलग किस्म का काम था, और मुझे लगता है उसकी हमारे यहाँ हमारे समय में सबसे अधिक जरूरत है। अक्सर हम पान की केबिन पर बैठकर तो अपने समय पर बहुत सारी टिप्पणियां करते रहते हैं, धमाधम धड़ाधड़ के भी ऐसा क्यों हो रहा है, और नैतिक पतन हुआ है, चारित्रिक पतन हुआ है, राजनीति में ये हो रहा है, लेकिन उसको लिपिबद्ध करने का साहस हमारे यहाँ कम है, और वो आपने किया है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। और दोस्तों, ये मैं ये प्रतिप्रश्न करूं कि मैं तो कविता से उस पर आ गया, ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कथालोचना छोड़कर अपने समय की समीक्षा पर, अपने समय की, अपनी सभ्यता की समीक्षा पर आपका आना किस कारण से है? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि आपने भूमिका बदल ली। हाँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर हाड़ा के इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं तो इस चर्चा को व्यक्तिगत होने से बचा रहा था, लेकिन अब जब हाड़ा साहब ने शुरुआत कर ही दी है तो मुझे ये कहना जरूरी लग रहा है कि मेरी जिन 3 किताबों का उल्लेख अभी हाड़ा साहब ने किया, समय की पंचायत और जो देश हम बना रहे हैं और समाज का आज, इन तीनों किताबों का नामकरण डॉक्टर हाड़ा ने ही किया है। जैसा वे अपने बारे में कह रहे थे, मेरे बारे में भी वही सच है कि अगर मैं 2 पंक्तियां भी लिखूं तो वे जब तक डॉक्टर हाड़ा की नजर से न गुजर जाए और उनकी स्वीकृति न मिल जाए तब तक मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं करता हूं। ये एक लंबा रिश्ता है जो परस्पर विश्वास से बना है, और यहाँ ये भी है कि मैं उन्हें और वो मुझे निसंकोच ये कह सकते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, और हम लोगों को ये कहने में जरा भी झिझक नहीं होती है। अब मैं हाड़ा साहब के उस प्रश्न पर आऊं। मुझे हाड़ा साहब ये लगता है कि मैं जो कथालोचना कर रहा था, तो मुझे लगता है कि कथा तो सीधे पाठक को संबोधित होती है, उसमें आलोचक आए न आए, कोई उपन्यासकार, कोई कथाकार आलोचक के लिए तो नहीं लिखता है ना, वो पाठक के लिए लिखता है। और कथा ऐसी विधा है जो सीधे पाठक को संप्रेषित होती है। तो अगर मुझ जैसे लोग उसकी समीक्षा नहीं भी करेंगे, उसकी आलोचना नहीं भी करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप गोदान पढ़ते हैं, आप राग दरबारी पढ़ते हैं, आप कुरु स्वाहा पढ़ते हैं, आप कोई और उपन्यास पढ़ते हैं, तो पाठक पढ़ता है, तो आलोचक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत समय से लग रहा था कि मेरा जो कर्म है, दूसरी विधाओं के बारे में ये बात उतनी सही नहीं है। कविताओं के संदर्भ में जो काम आप कर रहे थे, मुझे लगता है वहां तो आलोचक की जरूरत है। मुक्तिबोध की अंधेरे में पढ़ने के लिए मुझे आलोचक की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक कथा के लिए मुझे आलोचक की उतनी जरूरत नहीं लगती है। ये कहकर मैं आपके सवाल से बच निकलता हूं और फिर सवाल आपकी तरफ ही लाना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है हाड़ा साहब कि आपने इन 2 मध्यकालीन चरित्रों पर काम किया है। मीरा पर आपने काम किया है, पद्मिनी पर आप काम कर रहे हैं। इन दिनों देश में महिलाओं को लेकर जो एक उद्वेलन का वातावरण है, तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि भारतीय समाज तब से लेकर अब तक की स्थिति में क्यों आ गया? आप इसके क्या कारण देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि हम फिर से एक सुरक्षित और स्त्री संवेदी समाज की तरफ कभी बढ़ पाएंगे? मुझे लगता है कि ये कहना तो गलत होगा कि भारतीय समाज स्त्री संवेदी समाज नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, ये भी सही बात। ये हमारा समाज स्त्रियों के लिए अदालत बहुत पहले से लगाता रहा। मुझे लगता है कि आप अमीर खुसरो को स्मरण करें, बाबुल काय को ब्याई विदेश, भैया को दीना मैला दुमैला, हमको दिया परदेश। तो स्त्रियों के लिए अदालत तो लगती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब संदर्भ में भी ये बात सही है। हाँ, और मुझे लगता है कि स्त्रियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर भी एक प्रकार की संवेदनशीलता, जिसे आप सामंती समाज कहते हैं, उसमें भी है। और यूं अगर आप तुलना करें यूरोपीय सामंत के वाद की तुलना में भारतीय सामंत समाज की, तो मुझे लगता है कि भारतीय सामंत समाज या सामंतवादी समाज मनुष्य होने के लिए, स्त्री के लिए या पुरुष के लिए अधिक गुंजाइश निकालता है।
यूरोपीय सामंतवाद की तुलना में। इस अच्छा, बात की चर्चा बहुत कम हुई है। बहुत कम होगी। हाँ, लेकिन ये तथ्यों से प्रमाणित किया जा सकता है। अब ये हुआ है कि एक तो मुझे लगता है कि देखिए समाज में घटनाएं होती है, निरंतर होती है। एक तो मुझे लगता है कि हम अपने को अपवादों पर अधिक एकाग्र करने लगे मीडिया अच्छा, के कारण। मुझे लगता है कि आप अपवादों के आधार पर धारणाएं बनाते। मान लीजिए एक शोषण और उत्पीड़न का मामला कभी कभी मीडिया हाइप के कारण 99 स्त्रियों की सुरक्षा और संरक्षण वाले मामलों को दबा देता है। आप यदि आपदाओं में भी चिंता करें तो भारतीय समाज मुझे लगता है कि एक संवेदनशील समाज है, दूसरों की चिंता करता है। तो ये बात सही है कि देखिए ये चिंता तो नैतिक अवमूल्यन की चिंता तो हर समय और समाज में होती रही है। हाँ, हम भारतीय बुद्धिजीवी जीवियों की मुश्किल ये है कि उनको हर आने वाला समाज संकट लगता है, चुनौती लगता है, और हाँ, हर पिछला समाज खराब लगता है। मुझे लगता है कि ये जो रोना धोना है इससे भी बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है कि स्त्रियों की सुरक्षा के सुरक्षा और संरक्षण के प्रावधान बहुत बड़े भी हैं। स्त्रियां जिस तरह से मध्यकाल में एक जिस तरह की इकाई थी, मैं निष्क्रिय इकाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन उससे कई गुना सक्रिय इकाई हमारे समय और समाज में अलग अलग भूमिकाओं में, ये भी समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है उसकी सक्रियता की तुलना में उसके प्रति होने वाले अपराधों की संख्या, ये तो नहीं कहना चाहिए कम है, कुछ मित्र नाराज होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कम है। उसका आवागमन बढ़ा है। मुझे लगता है मैं इन दिनों अमीर खुसरो पढ़ रहा था तो हम कैसा समाज थे, कभी कभी कल्पना करिए सल्तनत काल में, मुगल समाज में उसने अपनी बेटी को संदेश दिया है, बेटी के लिए एक मसनवी लिखी है, और वो अपनी बेटी को कह रहा है कि तुम पर्दे में रहना और बाहर देखना हो तो सुई की नोक में जो छेद होता है उससे देखना। तो मुझे लगता है कि उस समाज से तो बहुत आगे और दूर आ गए हैं हम। और मुझे लगता है कि इसको एक सकारात्मक अर्थ में भी लिए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है आप यदि मीरा का जिक्र करें तो मीरा के लिए भी गुंजाइश तो है ना समाज में। सदियों से हम उसको सिर माथे पर उठाए रखे हुए हैं। यदि मान लीजिए ये शोषण और अन्याय और उत्पीड़न की बात होती, और जैसा कि कुछ जेंडर डिस्कोर्स वाले लोग, जैसा कि कुछ वामपंथी मित्र कहते हैं कि उसके प्रति शोषण हुआ, उसके प्रति अन्याय हुआ, तो अब तक तो वो विस्मृति के गर्भ में समा गई होती। लेकिन हमारी छोटी जातियों के समाज ही उसको सदियों से सिर पर उठाए हुए हैं। मुझे लगता है इसलिए मीरा ने भी अपने लिए गुंजाइश निकाली। हर मुझे लगता है कि एक ये जो प्रतिरोध और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, यदि आप उसको थोड़े से समय में, छोटे समय में देखेंगे तो लगेगा कि हाँ है, दिखाई पड़ रहा है, प्रतिरोध है। लेकिन आप उसको विस्तृत करके देखेंगे, लंबा चौड़ा करके देखेंगे, तो लगेगा जो प्रतिरोध है वही आत्मसातीकरण भी बनता है, और जो आत्मसातीकरण है उसका फिर प्रतिरोध भी शुरू होता है धीरे धीरे। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं ये नहीं मानता कि मतलब हमारा समाज स्त्रियों के प्रति असंवेदनशील हुआ है। आपकी इस बात से मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि 2 दिन से जब से ये जो हाथरस वाली घटना है, ये मैं खुद को बहुत विचलित महसूस कर रहा था। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए, और ये सही बात है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत सारे मामलों में पहले से बेहतर भी हुई है। साहब, इस चर्चा को तो बहुत लंबा चलाने का मन हो रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, इस फॉर्मेट की अपनी सीमाएं हैं। तो मैं इस बात को समेटते हुए एक निजी प्रश्न पर आना चाहूंगा। लंबे समय तक आप राजस्थान में रहे हैं, उदयपुर में लगभग बस ही गए हैं, और अब
कुछ समय से एक पराई धरती पर, पराई तो पता नहीं उसको कहना ठीक है या नहीं है, आप शिमला में रह रहे हैं और वो भी इस संकट वाले कोरोना काल में। तो एक ऐसे शहर में जहां आपका कोई आधार नहीं हो, इस संकट काल में रहना कैसा लग रहा है? ये संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है। मैं जब सुबह आता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ और अच्छा। जाता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ। हमारी बौद्धिक मनीषा के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ रहे हैं। यहाँ रहना मतलब गर्व का भी और प्रसन्नता का भी विषय है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले कभी यहाँ आना चाहिए था। ये संस्थान आपको काम करने के लिए इतनी सुविधाएं देता है और ऐसा माहौल उपलब्ध करवाता है। मुझे मुझे कोई कहे कि आपको 10 वर्ष की अवधि दी जाएगी, हमारे लिए 2 या 1 वर्ष की अवधि होती है। मुझे कोई कहे कि 10 वर्ष की अवधि दी जाएगी तो मैं यहाँ रहना चाहूंगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों को और आप सब मित्रों को कि यहाँ का पुस्तकालय इतना समृद्ध पुस्तकालय है कि देश में ऐसा पुस्तकालय कहीं नहीं। यहाँ के कर्मचारी इतने सकारात्मक और इतने सहयोगी हैं कि देश में और कहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने विश्वविद्यालय में, अपने महाविद्यालय में कभी इतना सम्मान नहीं मिला जितना यहाँ इस संस्थान में मिलता है। इसलिए मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत मन लगाकर अपने काम में लगा हुआ हूँ। चलिए आड़ा साहब, आपका ये सम्मान अंततः हम मित्रों का भी सम्मान है। और जब आप वहां रहकर काम कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मेरा भी छोटा सा अंश वहाँ के सुख और सुविधाओं और वहाँ के अकादमिक वातावरण से लाभान्वित हो रहा है। इस चर्चा के लिए आपने समय निकाला, आपकी व्यस्तता से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो अब मैं ये तो कैसे कहूँ कि आपके प्रति आभारी हूँ, लेकिन मैं भी मैं भी इस बातचीत को अनौपचारिक मतलब औपचारिक नहीं होने देना चाहता था, फिर भी ये औपचारिक तो हो ही गई है कुछ सारी मायनों जिम्मेदारी में। मेरी है, इसकी सारी हाँ, जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा ये चर्चा करके। हम क्रेडेंट टीवी के प्रति आभारी हैं कि उसने हम अनौपचारिक मित्रों को ये औपचारिक बात करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मैं क्रेडेंट टीवी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे लिए ये एक नया परिचय है और आभारी हूँ कि उन्होंने स्मरण किया। धन्यवाद। ये हमारे मित्र सुनील नारनौलिया जी हैं जो शुरू में हम लोगों से मुखातिब थे। बहुत ही सकारात्मक और नई सोच वाले व्यक्ति हैं और लगातार एक वो तो खैर युवा हैं ही इसलिए उत्साह के साथ, लेकिन वो मुझ जैसे बूढ़ों को भी बार बार कौंच कौंच कर चलने और दौड़ने के लिए मजबूर करते नहीं, हैं। अभी आप बूढ़े नहीं हुए हैं। धन्यवाद। चलिए इसी अच्छे नोट पर हमें अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।